नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर की ये सीरीज चल रही है। मैं आपको डेली महत्वपूर्ण टॉपिक से जो न्यूज़पेपर में चर्चित टॉपिक होते हैं, मैं उन्हीं से प्रश्न बनाता हूं और ये प्रश्न निश्चित ही आपको किसी न किसी वनडे एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ठीक है ना? तो यदि मेरा क्लास आप लोग लगातार ले रहे हैं, तो आपको निश्चित ही इसका लाभ होगा। आज की क्लास में मैंने जो प्रमुख टॉपिक का चुनाव किया है, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जैसे घाना पे मैंने प्रश्न बनाया है, कैंडियन वन्य जीव अभयारण्य, भारत में महंगाई और एक बहुत चर्चित क्वेश्चन इस समय बनेगा, एंटी एजिंग दवाएं। आप लोग जानते होंगे एक जो अभिनेत्री हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनसे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसलिए सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चर्चित हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी यानी पीईटी का विशेष सत्र भी प्रारंभ है, जिसमें आप बायोडायवर्सिटी का ये लोगो देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं, इस पे वीडियो मैंने बनाया है, जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और हाल ही में हिस्ट्री का भी टॉपिक स्टार्ट किया गया है। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है रिवीजन चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करके आराम से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 5 जुलाई के टॉप 5 करंट अफेयर्स, आइए चलते हैं आगे अपने क्लास में। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के दौरान जिन देशों का दौरा हुआ, उनमें एक घाना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से घाना से संबंधित है? तो एक तरफ मुद्रा लिखा है और उसकी राजधानी लिखी है। तो मुद्रा सैंडी, राजधानी अजूबा, सॉरी अबूजा। अबूजा लिखा हुआ भैया, अबूजा। ठीक ना? मुद्रा नायरा, राजधानी अक्रा। मुद्रा सेडी, राजधानी अक्रा। मुद्रा सिलिंग, राजधानी लुआंडा। तो देखो, लुआंडा वाला तो सही नहीं है। अब सेडी मुद्रा मुझे याद है, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। तो सी ए होगा या तो सी होगा, बी तो नहीं होगा। अब देखते हैं क्या है। इसको मैंने पढ़ा था लेकिन इस समय थोड़ा याद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर है मुद्रा सेडी और राजधानी अक्रा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होना, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। मुद्रा क्या है? सेडी और राजधानी अक्रा है। ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या इसका पढ़ते हैं। घाना पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी राजधानी अक्रा है, जो देश का सबसे बड़ा और प्रमुख वाणिज्यिक शहर भी है। घाना की आधिकारिक मुद्रा घानियन सेडी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो हमने कहा बनाया जाए। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न नंबर 2 होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए क्या है। हाल ही में किस भारतीय राज्य के कौंडियन वन्य जीव अभयारण्य, कौंडिया, कौन कौंडिन्या होना चाहिए। हाँ तो सही तो लिखा है, कौंडिन्या ही तो लिखा है इंग्लिश में। हाँ तो ठीक तो है। वन्य जीव अभयारण्य में 200 वर्ष बाद श्रीलंकन गोल्डन बैग्ड फ्रॉग, ठीक है ना, को पुनः खोजा गया है। ठीक। क्या है भैया? देखिए, कर्नाटक राज्य में है ये, कि तमिलनाडु राज्य में है ये, कि केरला में है, कि आंध्रा में? केरला शायद सही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या। ओ सॉरी, आंध्रा है। क्या है? आंध्रा सही है भैया, डी ऑप्शन में सही है इसका। डी ऑप्शन सही है, आंध्रा। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। तो जुलाई 2025 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई और आंध्र प्रदेश के जो है आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने एक दुर्लभ मेढक प्रजाति श्रीलंकन गोल्डन बैग्ड फ्रॉग को आंध्र प्रदेश के कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य में पुनः खोजा है। यह मेढक 200 वर्षों बाद भारत में देखा गया है। इससे पहले इसे केवल श्रीलंका में देखा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज इस बात का प्रमाण है कि भारत और श्रीलंका के बीच अतीत में जैविक आदान प्रदान संभव रहा है। ये बात तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन सा है? कौंडिन्य। ठीक। कहाँ? आंध्र प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है भैया? क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट को मापने में कोर इन्फ्लेशन की तुलना में हेडलाइन इन्फ्लेशन को अधिक उपयुक्त क्यों माना जाता है?
क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में सिर्फ तेल की कीमतें शामिल होती हैं। अगर सिर्फ तेल की कीमतें शामिल होंगी तो इसको उपयुक्त कैसे माना जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। कोर इन्फ्लेशन में किराया और ब्याज दरें शामिल नहीं होती हैं। हमें लगता है ये भी गलत ही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन जैसे मुख्य उपयोगी वस्तुएं शामिल होती हैं। ये एकदम सही है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में केवल ग्रामीण महंगाई को दर्शाता है। ये भी गलत है। चलिए आगे। सी ऑप्शन सही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन जैसे मुख्य उपयोग की वस्तुएं शामिल होती हैं। व्याख्या: भारत जैसे देश में खाद्य वस्तुएं अनाज, सब्जियां, दुग्ध, तेल और ईंधन, गैस, डीजल, पेट्रोल आम जनता के लिए सबसे जरूरी चीजें होती हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन में इन सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है, जबकि कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी कीमतें बहुत जल्दी बदलती है। इसलिए भारत में हेडलाइन इन्फ्लेशन अधिक सटीक तस्वीर दिखाता है कि आम लोगों को बाजार में कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक भैया, तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर चलाए जा रहे मायोजेनेसिस प्रयोग का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है भैया इसको? तो अंतरिक्ष में पौधे की बढ़त और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अध्ययन करना, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में कंकालीय मांसपेशी क्षरण को समझना, जीवाणु और सूक्ष्म जीवों में अनुवांशिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना और अंतरिक्ष विकिरण का मानव तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव का अध्ययन करना। हमें लगता है ऑप्शन ए सही होना चाहिए, लेकिन देख लेता हूँ। बी सही है। बी ऑप्शन में क्या है भैया? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में कंकालीय मांसपेशी क्षरण को समझना। अच्छा, वाह भाई, चलिए देखते हैं। तो व्याख्या करिए। मायोजेनेसिस कोशिका स्तर पर मांसपेशी ऊतक के निर्माण और विकास की प्रक्रिया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा यह प्रयोग शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य माइक्रोग्रेविटी की स्थिति में मांसपेशियों की झिल्लियों और क्षरण को समझना है, जिसे गोल प्रकल्पों के दौरान गंभीर समस्या माना गया है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा, मैंने लगा दिया क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? रिक्लेम नामक फ्रेमवर्क जो हाल ही में प्रारंभ किया गया है का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बंद हो चुकी कोयला खदानों की पारिस्थितिकी बहाली और समुदाय आधारित पुनर्वास, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्नवीकरण कार्यक्रम, शहरी कचरा प्रबंधन हेतु पुनः उपयोगी संसाधनों की पहचान और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा हेतु रणनीतिक खनिजों की पुनः खोज। ये ऑप्शन ए सही होगा इसका। एक ऑप्शन एकदम सही है भैया। देखिए, जो कोयला की खदानें बंद हो जाती हैं उनको जो है पर्यावरणीय दृष्टि में अच्छी तरीका से, सुव्यवस्थित तरीका से पुनः जो है वहां पर समुदाय के लिए अच्छी तरीका से करना, उसको सही करना। ठीक है ना, इसका उद्देश्य यही है। ठीक, तो बंद हो चुकी कोयला खदानों की परिस्थिति की बहाली और समुदाय आधारित पुनर्वास, रिक्लेम, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है भैया। ठीक है ना, रिवाइटलाइजिंग ecosystems and communities through local action for inclusive mine closure। ये पूरा आपको पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म है रिक्लेम। फ्रेमवर्क को कोयला मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो कोयला खदानें बंद हो चुकी हैं या बंद होने की स्थिति में है, वहां की प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदायों की आजीविका को पुनः सशक्त किया जा सके। प्रमुख उद्देश्य क्या है? खदान क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाना, स्थानीय समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, जल संसाधन संरक्षण और भूमि की पुनर्रचना करना, समावेशी विकास के साथ साथ ECG इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मापदंडों को बढ़ावा देना, खनन के बाद क्षेत्र को अस्थायी रूप से जो है विकास क्षेत्रों में परिवर्तित करना। तो इस रिक्लेम क्वेश्चन आ सकता है भैया, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने अपने तरीके से लगाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में चर्चा में रहे रसायन ग्लूटाथियोन और विटामिन C का मुख्य संबंध किससे है? एंटी एजिंग, कैंसर रोधी, शुगर नियंत्रक, ताकतवर्धक।
तो ये एंटी एजिंग है, मैंने पहले ही बताया। आगे इसका पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है, व्याख्या। एंटी एजिंग सही है। ग्लूटाथियोन और विटामिन सी त्वचा की चमक बनाए रखने और झुर्रियों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं। इनका उपयोग एंटी एजिंग चिकित्सा में किया जाता है। हाल ही में अभिनेत्री शेफाली जरीवाला द्वारा इनका उपयोग किए जाने की चर्चा उनके निधन के बाद सामने आई, जिससे यह रसायन फिर से समाचारों में आया। उपवास की स्थिति में इनका उपयोग संभावित रूप से रक्तचाप गिराने और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भैया एक बात और बता दें कि ये बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, ये पता नहीं कौन कौन सी हरकत करते रहते हैं। एक बात और बताओ, ये जो किसी देश की जो सिनेमा होती है, उन पे जो कार्य करने वाले जो हीरो हीरोइंस होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, उनका समाज के लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जैसा करते हैं वैसे समाज के लोग करने लगते हैं। अब ये लोग पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी करते रहते हैं, कभी ये खाएंगे, कभी वो खाएंगे, कभी कोई आकर बताएगा कि गुटखे में केसर मिलता है। तो ऐसे तमाम लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि भाई मेरे तमाम समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, मुझे देखने वाले हैं, और उनके जैसे लोग स्टाइल करने लगे तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए, मान लिया कोई एंटी एजिंग की दवा खाता ही खाता है और उसकी एज 60 साल की हो जाए, तो क्या वो 40 का दिखेगा? और ये तो दिख भी जाए तो भैया 70 के बाद या 80 के बाद क्या कर लेगा वो? ये फालतू की नौटंकी होती है एंटी एजिंग दवा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि तुम 20 साल में बूढ़े दिखने लगो, लेकिन कहने का मतलब ये प्राकृतिक रूप से खाना खाओ, स्वस्थ खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ठीक है ना? ये सब चीज खाओ, आप अपने आप जो है शुद्ध रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तनाव कम रखो, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी, ठीक है ना? लेकिन ये सब नौटंकी करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल हमारे लिए तो एक प्रश्न था, मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं, और ये 6 प्रश्न आज मैंने शामिल किया है, ठीक है ना? अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ मेरी क्लास को शेयर करिए। और हाँ, पीईटी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, उसकी क्लास आ रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।